आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 85.9% पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं है, जबकि 66.8% पाकिस्तानी समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत में किया जाने वाला एहतसाब गैर जानिबदार नहीं है। 66.8% पाकिस्तानियों की ये सोच है हुकूमत के एहतसाब के नारे पर। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी समझते हैं कि हुकूमती इदारों में करप्शन सबसे ज्यादा है। 41.4% की नज़र में पुलिस, 17.4% की नज़र में अदलिया और 10.3% की नज़र में कॉन्ट्रैक्टिंग और टेंडरिंग के दौरान करप्शन ज्यादा होती है। सर्वे के मुताबिक जब पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ की तीनों हुकूमतों के मवाज़ने का सवाल किया गया तो 92.9% पाकिस्तानियों ने कहा कि तहरीक इंसाफ के 3 सालों में महंगाई सबसे ज्यादा रही है। 4.6% का ख्याल था कि नून लीग की हुकूमत में ज्यादा महंगाई थी, जबकि 2.5% ने पीपल्स पार्टी के दौर में ज्यादा महंगाई का कहा। यानी 92.9% पाकिस्तानी इस हुकूमत में महंगाई को गुज़िश्ता 2 हुकूमतों से ज़्यादा समझते हैं, जबकि 85.9% पाकिस्तानी समझते हैं कि गुज़िश्ता 3 बरस में उनकी आमदनी में कमी आई है। 50.6% पाकिस्तानी समझते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी की बड़ी वजह हुकूमत की नाअहली है। 23.3% पाकिस्तानी करप्शन को महंगाई और बेरोज़गारी की वजह समझते हैं। यानी पाकिस्तानियों की अक्सरियत करप्शन के बजाय हुकूमती नाअहली को ज़्यादा बड़ा मसला समझती है, क्योंकि पाकिस्तानियों की अक्सरियत को करप्शन को नहीं बल्कि हुकूमत की नाअहली को महंगाई और बेरोज़गारी की बड़ी वजह समझती है। 85.9% पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं है, जबकि इससे पहले रवा साल ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 ममालिक में से 120 से बढ़कर 124वें नंबर पर पहुंच गई है और पाकिस्तान का CPI स्कोर 32 से गिरकर 31 पर चला गया है। 2013 में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 127वां था। इसी तरह 2014 में नून लीग की हुकूमत के पहले साल में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 126वां और 2018 में यानी आखिरी साल में पाकिस्तान का नंबर 117वां था। यानी 5 साल में बेहतर होकर 127 से 117 पर आ गया था, मगर तहरीक इंसाफ के पहले साल यानी 2019 में पाकिस्तान 117वें नंबर से गिरकर 120 पर चला गया और फिर 2020 की रैंकिंग में 120 से गिरकर 124 पर चला गया। और किसी और ने नहीं, खुद हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने दावा किया कि नए पाकिस्तान में तो करप्शन के रेट ही बढ़ गए हैं। 500 की जगह 5000 और 50,000 मांगते हैं तो उनसे पूछा जाए कि ये क्या कर रहे हो यार, इतने पैसे मांग रहे हो, तो वो कहते हैं कि तब्दीली नहीं आई, तब्दीली इमरान खान लाया, हम तो नहीं लाए। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। करप्शन कम हुई नहीं और हुकूमत ने जिन पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया वो इल्ज़ाम भी साबित नहीं हो सका। नैब ने अपोजिशन के तकरीबन तमाम अहम रहनुमा को गिरफ्तार किया, मगर इस वक्त अपोजिशन के तकरीबन तमाम रहनुमा जमानत पर रिहा हैं। ये रहनुमा कई माह तक गिरफ्तार रहे और फिर आला अदलिया ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। नैब कुछ साबित नहीं कर सका। ना सिर्फ अदलिया ने जमानत पर रिहा किया बल्कि अपने फैसलों में नैब की साख और कारकर्दगी पर सवालात उठाए। अदालतों ने यकतरफा एहतसाब और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की और फिर जब मुसलसल अदालतों से नैब के खिलाफ फैसले आने लगे तो खुद तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि नैब ने एहतसाब के बयानिए को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हमारे जो मैनिफेस्टो का एहतसाब जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उसको सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो नैब की नाअहली और नैब के जो लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन एबिलिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी। अगर नैब ने कोताहियां की हैं, अगर नैब ने कमजोरियां की हैं तो उसका नुकसान कौन है? वो हमें नुकसान हो रहा है। तो वफाकी वजीर शेख रशीद ने इतराफ़ किया कि एहतसाब की तवक्कात अवाम के मयार पर पूरी नहीं उतरी। मैं तो यही बात कहूँगा कि लोगों ने जो एहतसाब से तवक्कात लगाई थी वो लोगों के म्यार पे एहतसाब की तवक्कात पूरी नहीं आई। दूसरी तरफ ये तासुर मजबूत होता जा रहा है कि नैब हुकूमत के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। हुकूमत के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात पर ना कोई नोटिस लिया जाता है, ना कोई तहकीकात होती हैं। नोटिस हो भी जाए तो तहकीकात आगे नहीं बढ़ती हैं और फिर इंक्वायरी ही बंद कर दी जाती है। कुछ चेयरमैन नैब के बयानात इस तासुर को मजबूत कर रहे हैं और जो नैब के इस वक्त एक्शंस हैं वो भी मजबूत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन नैब से जब हुकूमती केसेस के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब की बजाय सवाल ही उठा दिया कि हुकूमत के खिलाफ कितनी शिकायत आई। हुकूमत का कोई भी बंदा मतलब करप्शन में मुलवस नहीं जो अपने उनके खिलाफ रेफरेंस के सारे रेफरेंसेस अपोजिशन के खिलाफ है। कंप्लेंट कितनी आई है हुकूमत के बारे में? सर बहुत सी चीजों का आपने खुद नोटिस लिया है, तो हुकूमत में काबीना में बैठे लोगों की करप्शन आपको नजर नहीं आती? ये जो कुछ लोग आप जज्बात करना जी सर लेफ्ट इत्मीनान से ठीक है। का इशू आटा गंदम चीनी का स्कैंडल था, उसका क्या हुआ? वो हमारे पास स्कैंडल किसी शक्ल में नहीं आया। वो अगर ये क्वेश्चन आप FIA से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या नैब को शिकायत आएगी तो ही नैब एक्शन लेगा। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने बताया कि चेयरमैन नैब हुकूमती या प्राइवेट शिकायत के अलावा किसी केस से मुतालिक खुद से भी तहकीकात कर सकते हैं। नैब का तो मैंडेट ही खुद करप्शन पकड़ना है।
ये बात दुरुस्त है चेयरमैन नैब की कि जी शिकायत ही कितनी आई है हुकूमत के खिलाफ कि अगर शिकायत नहीं आएगी तो वो कर ही नहीं सकते, मामला आगे नहीं बढ़ा सकते। तो 18A है जो नैब की सेक्शन है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 3 तरीकों से चेयरमैन नैब जो है तफ्तीश कर सकता है। उसमें एक तो यह कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो आपको कंप्लेंट करे, या फिर कोई प्राइवेट जो कोई किसी और जरिए से चेयरमैन नैब को इन्फॉर्मेशन आए। तीसरा यह है कि ऑन इट्स ओन इन्फॉर्मेशन, यानी अपने इख्तियारात, अपनी इन्फॉर्मेशन के तहत जो है अपने सुमोटो इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन नैब जो है वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है इस तरह के किसी जुर्म का। तो नैब के तो मकासद में ये शामिल है कि वो किसी की दरख्वास्त का इंतजार ना करे, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नैब बना ही इसलिए है कि जहां की करप्शन हो उसका खुद खोज लगाए उसको और करप्शन को रोके। फिर साथ ही ये सवाल भी उठा कि क्या चेयरमैन नैब ने अपोजिशन के खिलाफ भी तमाम कार्रवाइयां किसी की शिकायत पर की हैं या खुद से नोटिस भी लिए हैं। इस हवाले से अपोजिशन के रहनुमा हसन इकबाल ने ट्विटर पर अपने केस से मुताल्लिक नैब की प्रेस रिलीज शेयर की और लिखा कि चेयरमैन नैब ने फरमाया कि हुकूमत के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, इसलिए नोटिस नहीं लिया। अर्ज है कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस तो एक गुमनाम अखबार में शाया होने वाली फर्जी स्टोरी छपने पर लिया गया, जबकि पीटीआई हुकूमत के स्कैंडल्स कौमी मीडिया पर सफा अव्वल पर शाया हुए मगर चेयरमैन टस से मस ना हुए। इसके अलावा नैब की एक और प्रेस रिलीज भी है। 8 मई 2018 को इस प्रेस रिलीज के मुताबिक चेयरमैन नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मुबैना तौर पर 4 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत भिजवाने की मीडिया रिपोर्ट का नोटिस लेते हुए शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म दिया है। ये प्रेस रिलीज आई, मीडिया पर हेडलाइंस लगी, एक संगीन इल्जाम था, वो भी साबिक वजीर आजम पर, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का, वो भी 4.9 अरब डॉलर्स का, और वो भी भारत को मनी लॉन्ड्रिंग का। चेयरमैन नैब ने खुद नोटिस लिया, फिर कुछ नहीं मिला तो इंक्वायरी बंद कर दी, मगर इसका आवाम को बताया भी नहीं। और फिर हमने 5 माह बाद 8 नवंबर 2018 को अपने प्रोग्राम में डीजी नैब लाहौर से इस इल्ज़ाम के हवाले से पूछा कि क्या इसकी कोई प्रेस रिलीज आई है, अगर इंक्वायरी बंद की गई है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इंक्वायरी बंद हो गई है, कुछ नहीं मिला। तो अगर ये तहकीकात में नहीं साबित हुआ तो एक और प्रेस रिलीज नहीं आई कि साबित नहीं हुआ, तो क्या पता प्रेस रिलीज दी हो आपको पहुंची ना हो, आप चेक करें, हो सकता है आपको दी हो उन्होंने। नहीं पहुंची, हम तक नहीं आई, आप तक पहुंच गई है तो भेज दीजिएगा, मैं कल चला। चलें आप कोशिश कर लें, मैं भी कोशिश करता हूं, कहीं से मिली तो आपको भिजवा देंगे ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। लेकिन वो फैक्ट यही है कि वो चीज़ साबित ही नहीं हुई। दी होगी आपके पास, नहीं होगी, हो सकता है दी हो, आपके पास हो तो भेज दीजिएगा, नहीं है तो नहीं बनवा के भेज दीजिएगा, मैं फिर भी चला दूंगा। बहुत शुक्रिया फिराज सलीम। हमने नैब की प्रेस रिलीज और हसन इकबाल की ट्वीट नैब के तर्जुमान को भेजी और उन्हें प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी और बताया कि जैसा कि इल्ज़ाम है कि चेयरमैन नैब ने इन दोनों केसेस में मीडिया रिपोर्ट्स पर नोटिस लिया, लेकिन चेयरमैन नैब ने कल रिपोर्टर से बात करते हुए कह दिया कि हुकूमत के खिलाफ कितनी शिकायत आई हैं। इसके अलावा हम गंदुम और चीनी के स्कैंडल्स पर की इंक्वायरी पर भी आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि चेयरमैन नैब ने मौका अख्तियार किया कि इस हवाले से FIA से पूछें। हालांकि इस हवाले से नैब हुकूमती अराकीन को तलब भी कर चुका है, मगर तर्जुमान नैब ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, अदालतें भी नैब की कारकर्दगी और साख पर सवालात उठाती रही हैं। खुद साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 11 सितंबर 2019 को कहा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। इसी तरह गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में एक तरफा एहतसाब की बात की और लिखा कि बड़े पैमाने पर यह तासुर है कि जो ताकत में होते हैं वो नैब को एक टूल यानी हथियार के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतवातिर तौर पर यह इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़ेह तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का इम्तियाजी सलूक उसके अपने इमेज को मुतासिर कर रहा है और इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा। बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरे साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती है। इस हकीकत के बावजूद कि कानून तहकीकात को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की बात करता है और ट्रायल को 30 दिन के अंदर मुकम्मल करने की बात करता है, मगर तहकीकात अक्सर महीनों और सालों तक ज़ेरे इल्तवा रहती हैं। अदालती फैसले के मुताबिक इस परेशान कुन सूरत हाल से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदही की थी और बताया था कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म की जोरावरी और इंसानी वक़ार की तौहीन से नैब की सरहदों से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई। यूरोपियन कमीशन ने नैब की एक तरफा कंडक्ट की निशानदही की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसे मजीद खुद मुख्तारी देकर इसे आज़ादाना तौर पर काम करने दे। इस कमीशन ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में आज़ादी तेजी से सुगड़ती जा रही है और इस तरह अपने खदशात का इजहार किया था कि नैब का किरदार एक ऐसे हथियार का है जिससे इख्तिलाफात को दबाया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि अपने अख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल करते हुए नैब को इन कानूनी उसूलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो ये बताते हैं कि किसी भी एग्जीक्यूटिव को मिलने वाली ताकत की कुछ हदूद हैं। किसी शख्स को गिरफ्तार करना संगीन मामला है। ताकत का मुख्तलिफ तरीक़े से इस्तेमाल करके गिरफ्तार करने के नुकसानदेह नताइज हैं, जिसकी वजह से इस अख्तियार को बहुत ख्याल से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए न सिर्फ ठोस शवाहिद होने चाहिए जो उस शख्स को जुर्म के साथ जोड़ते हों, बल्कि ये बात भी जाहिर करनी चाहिए कि गिरफ्तारी के अलावा और कोई चारा मौजूद नहीं था। गिरफ्तारी के इख्तियार को एक ऐसे हथियार के तौर पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिससे जुल्म किया जाए और हिरासानी की जाए। आइन में सिर्फ एक बुनियादी हक है जो गैर मशरूत है और इसे किसी सूरत मजरू नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी खिलाफ वर्जी हो सकती है, और वो हक है इंसानी वकार का। और ट्रायल से पहले गिरफ्तार करके कैद में रखने के संगीन नताइज होते हैं। ऐसी गिरफ्तारियों से बेइज्जती और तौहीन होती है, ना सिर्फ मुल्ज़िमान की बल्कि उनके ख़ानदान की, उन लोगों की जो उन मुल्ज़िमान से जुड़े होते हैं। गिरफ्तारी किसी शख्स की शोहरत, साख और मुआशरे में उसकी मौजूदगी को बुरी तरह मुतासिर करती है, उसे नफरत का निशाना बनाती है। और आज की मीडिया के दौर में किसी भी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ इल्ज़ामात लगाना क़यास राइयों की एक ऐसी मुहिम को जन्म देता है जिससे उसके ख़ानदान की तज़लील की जाती है, उन्हें शर्मिंदा किया जाता है और इस तरह एक शख्स के वक़ार को ख़तरे में डाल दिया जाता है। अक्सर एक शख्स तहवील में होते हुए अपनी नौकरी खो देता है और उसे अपने दिफा का भी मौका नहीं दिया जाता है और उस शख्स का बारे दिफा उसके मासूम खानदान के अफराद पर आ जाता है। ज़्यादातर लोगों को जुर्म साबित होने से पहले की गिरफ्तारी और जुर्म साबित होने के बाद की गिरफ्तारी का फ़र्क ही नहीं पता होता। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट ने भी शाहिद खान अब्बासी को गैर कानूनी तकरीरी केस में जमानत दी और अपने फैसले में लिखा कि अदालत ने यह महसूस किया कि शाहिद खान अब्बासी मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया जिसमें वो 7 माह कैद में रहे, फिर उस केस में उनकी जमानत हो गई और उसके बाद ये रेफरेंस दायर किया गया। हम नैब की बदनीयती को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नैब ने दरख्वास्त गुजार पर सियासी दबाव बढ़ाया ताकि उनकी ज़बान बंद की जा सके। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा था कि दिलचस्प बात यह है कि जब नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि सिंध और वफाक में अक्सरियती हुकूमती जमात के खिलाफ कितने रेफरेंस फाइल हुए तो जवाब ही नहीं दिया गया। इस पर बात करने के लिए हमने वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को भी आज प्रोग्राम में दावत दी, मगर उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में शामिल कर